गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज कला और संस्कृति पर कुछ चर्चाएं होंगी, एक इंट्रोडक्टरी चीज़ें होंगी, लेसन होगा। तो ये देखते हैं कि कला और संस्कृति, तो आर्ट एंड कल्चर एक टॉपिक होता है, कला और संस्कृति। तो सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है कि वाई वी स्टडी आर्ट एंड कल्चर। कला और संस्कृति पढ़ते क्यों हैं? हमारे सिविल सर्विसेज के जो सिलेबस है उसमें इसको रखा क्यों गया? क्या महत्व है? मानवीय जीवन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ह्यूमन लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है? समाज में ये क्या कंट्रीब्यूट करता है? सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट करता है? एक प्रोफेशनल लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सोशल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? सोशल अवेयरनेस में क्या इंपॉर्टेंस है? ह्यूमन क्रिएटिविटी में क्या इंपॉर्टेंस है? ये तमाम चीजें होती हैं जिनको लेकर क्या करता है, एक कला और संस्कृति बनाई जाती है, या इन सब चीजों को देखकर कि कौन से ऐसी पहलू है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो इन चीजों को एक तरह से उभार देता है, रिवील करता है। तो कला और संस्कृति कुछ इन्हीं पहलुओं को लेकर चलता है। जैसे तो पहला क्वेश्चन कि व्हाई वी स्टडी आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति पढ़ते क्यों है? तो पहला चीज है कि पहला एक शब्द है आर्ट और दूसरा है कल्चर। तो देखिए आर्ट, तो आर्ट बेसिकली क्या है, कला क्या है? तो आर्ट इज द एक्सप्रेसिव, आर्ट इज द एक्सप्रेसिव एंड क्रिएटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स एंड आइडियोलॉजी। यानी कला क्या है कि मानवीय विचारों और भावनाओं का एक तरह से प्रभावशाली और रचनात्मक तरीके से प्रदर्शित करना। यानी मानवीय भावनाएं हैं, उसको किस तरह प्रदर्शित किया जाए प्रभावशाली तरीके से कि लोगों के बीच में जाए, लोग उससे मोटिवेट हों। नेता भी एक कलाकार होता है कि अपनी बातों को इस वे में रखता है जिससे कि जो वहां पर बैठी जनता क्या करती, ताली पीटने लगती। तो वो भी एक कला है कि किस तरह अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा देता है। और जो नेता इस काम में दक्ष होता है वही बाजीगर होता है मंच का, उसे बाजीगर कहा जाता है मंच का। मंच का बाजीगर कौन है? जो अपनी बातों को जनता तक आसानी से पहुंचा दे। चाहे अगर लालू प्रसाद यादव जी को देखा जाए, तो जब अपने काल था तो उसमें वो जानते थे कि जनता किस तरह बैठी है, उसी तरह की वो भाषा शैली का यूज करते थे। ऐसा नहीं था कि उनको इंग्लिश नहीं आती थी, ऐसा नहीं है, उनको भी आती है। लेकिन वो जानते हैं कि जनता किस भाषा से ज्यादा मोटिवेट होगी। ये भी एक कला है। यानी अपने विचार, अपने आइडियोलॉजी, अपनी भावनाओं को आसानी से लोगों तक पहुंचा। जैसे मोदी जी अपने विचारों से लोगों को एकदम बिल्कुल आह्लादित कर देते हैं। दैट इज द आर्ट। ये है कला कि अपने विचारों को कला बिल्कुल एक प्रभावशाली तरीके से लोगों के मन मस्तिष्क में बैठा देना कि लोग विवश हो जाएं उनको सपोर्ट करने। दैट इज द आर्ट। ये है आर्ट कि अपने विचारों को कैसे हम लेके जाएं। तो ये आर्ट हमें कला यही सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं और विचारों को कितना प्रभावशाली तरीके से और रचनात्मक तरीके से लोगों तक पहुंच, ये काम आर्ट करती है। और दूसरा होता है कल्चर। एक दूसरा है कल्चर यानी संस्कृति। किसी समुदाय विशेष की अगर पहचान जाननी हो तो उसकी संस्कृति समझ लीजिए। किसी भी समुदाय विशेष की, तो क्या होता है, छोटे से एक परिवार बनता है, परिवार से एक समाज बनता है, समाज से एक समाज। और जो समुदाय होता है, जो समुदाय का नंबर ज्यादा होता है, बड़ा होता है, तो समुदाय को अगर समझना है ना तो उसकी संस्कृति को समझ लीजिए कि वो किस तरह का रहता है, किस तरह के विचार है, किस तरह के कार्य करता है, किस तरह जीविका अपना चलाता है, किस तरह कपड़े पहनता है, किस तरह की भाषा शैली यूज करता है। दैट इज द संस्कृति। अगर हम बात करें कि ये बिहार के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं, तमिलनाडु के हैं, बंगाल के हैं, असम के हैं, ये पंजाब, तो कैसे, हाउ वी सेपरेट देम, उन्हें कैसे अलग करते हैं?
तो उनकी संस्कृति से उनको अलग कर लेते हैं। उनके थॉट्स, उनके पहनावा, उनके लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनकी फूड हैबिट्स, ये सब चीजें क्या करता है, खान पान, रहन सहन, पहनावा, कपड़ा लत्ता, सब कुछ अलग कर देता है। तो ये जो समुदाय विशेष की पहचान होती है वो करता है कल्चर। यानी कल्चर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ट्रेडिशन, वैल्यूज, एथिक्स एंड आइडियोलॉजी एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें। यानी कल्चर हमें क्या समझाता है, समझना है क्या क्या चीज में हेल्प करता है, हमें विचार को समझने में, परंपरा को समझने में, फेस्टिवल को समझने में, रीति त्योहार, एथिक्स, वैल्यूज, मूल्य, सबको समझने में हमें मदद करता है। किसी भी समुदाय विशेष का क्या संस्कृति है, क्या विचार है, क्या, तो उनकी चीजों को समझने में मदद करता है। फिर उनके साथ कैसे हमको बिहेव करना है, किस तरह काम करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ट्राइबल क्षेत्र में जाते हैं और ट्राइबल कि जो विचार है, को वैल्यू है, जो उनका रिलीजन है, अगर उसके अलग हम बात करेंगे तो ट्राइबल आपसे नाराज, जनजाति नाराज हो जाएगी। तो उसको अगर हमें डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम में लेकर आना है तो हमें क्या करना, पहले उनके विचारों, उनके नैतिक मूल्य, उनके धर्म सबको समझकर और फिर उनको अपना बनाकर फिर हम बताएंगे कि नहीं भैया इसको ऐसे भी किया जा सकता है, इसको ऐसे करेंगे तो और ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई ऐसी होनी चाहिए, आपका रहन सहन ऐसा होना चाहिए। तो धीरे धीरे उनके परंपराओं, उनके नैतिक मूल्य, उनके एथिक्स, उनके विचारों को समझने के बाद फिर हम उन्हें रिफॉर्म कर सकते हैं या उनमें एक सुधार ला सकते हैं जिससे कि उनको डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। तो ये है कल्चर जो बताती है, संस्कृति बताती है, किसी के विचार, किसी के आइडिया, किसी की परंपरा को समझने में मदद करती है। बात समझ में आ रही है? तो अब बात हो गई कि आर्ट एंड कल्चर दो चीज है। अब आर्ट एंड कल्चर में एक चीजें और आप समझ लीजिए कि आर्ट एंड कल्चर के कई फॉर्म होते हैं, कई अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो एक होता है विजुअल आर्ट्स यानी दृश्य कला, एक होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी प्रदर्शन करने वाली कलाएं, और इसी में रिलीजन एंड फिलॉसफी, धर्म और दर्शन। धर्म और दर्शन में ही अटैच कर लेते हैं हम लिटरेचर को, क्योंकि बिना लिटरेचर के ये सब चीजें कैसे चलेंगी। ठीक है, अब विजुअल आर्ट्स क्या है? विजुअल आर्ट्स मतलब दृश्य कला। दृश्य मतलब ये है दृश्य कला, ये है प्रदर्शित करने वाली कला, प्रदर्शन करने वाली कला, ठीक है, प्रदर्शन करने वाली। अब विजुअल आर्ट्स में क्या क्या आता है? जिसे हम देख सकें, जिसे हम देख सकें, छू सकें, सब कुछ क्या है? विजुअल आर्ट्स है। जैसे आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर स्कल्पचर यानी वास्तुकला, फिर से मूर्तिकला, पेंटिंग्स यानी चित्रकला, पॉटरी यानी मृदभांड कला, ये सब क्या है? दृश्य कला है, विजुअल आर्ट्स। और इन्हीं विजुअल आर्ट्स को हम क्या कहते हैं? टेंजिबल आर्ट्स भी कहते हैं। एंड दिस विजुअल आर्ट्स इज कॉल्ड टेंजिबल आर्ट्स, और इसी विजुअल आर्ट्स को हम कहते हैं टेंजिबल आर्ट्स या मूर्त कला। यह है मूर्त कला। अब हम थोड़ा देखें परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी प्रदर्शनकारी कला। अब इसमें कौन कौन सी कला आती है? तो म्यूजिक, डांस, थिएटर,
ड्रामा, पपेट्री, पपेट्री, ये सब क्या है? प्रदर्शित करने वाली, यानी म्यूजिक, नृत्य, संगीत। भाई नृत्य, बिना संगीत के नृत्य नहीं होगा, बिना नृत्य, और देखिए संगीत तो होना ही होगा। तो ये समझ लीजिए कि नृत्य तभी हो सकता है जब उसके साथ संगीत हो। संगीत केवल अकेला रह सकता है, लेकिन जब नृत्य आएगा तो नृत्य में दोनों चीजें समाहित होंगी, संगीत और नृत्य दोनों। फिर से थिएटर, नौटंकी, ड्रामा, पपेट्री, पपेट्री में कठपुतली। आप एक बात जानते हो, जो पपेट्री डांस है ना, पपेट्री ही डांस क्या कहलाता है? इसी का एडवांस फॉर्म होता है रोबोटिक्स। जो रोबोटिक्स होता है ना, वो पपेट्री का एडवांस फॉर्म है। कठपुतली के डांस ही आज क्या कहलाता है? रोबोटिक्स का। हर चीज में रिफाइनमेंट होता रहता है, एडवांसमेंट होता रहता है, बदलते रहते हैं हर चीज में। धीरे 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 जैसे मानवीय रचनात्मकता बढ़ती जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है, धीरे धीरे चीजें बदलती चली जाती हैं, नयापन आ जाता है। कि अगर आप देखेंगे इनिशियल स्टेज में, तो गुप्ता पीरियड में आर्किटेक्चर, यानी जो टेम्पल आर्किटेक्चर था, वो कैसा था? वो बिल्कुल साधारण सा टेम्पल था, एक छोटा सा टेम्पल बनाया जाता था जिस पर कोई शिखर नहीं होता था। धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हुआ, फिर शिखर बनने लगा, फिर शिखर का सजावट होने लगा, फिर उसको डेकोरेट करने लगा, फिर से मंडप बनने लगा, अर्ध मंडप बनने लगा। तो फिर से अगर आप द्रविड़ा शैली में जाते हैं तो वहां पर गोपुरम बनने लगा, फिर से बाउंड्री वॉल में। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता चला जाएगा आर्किटेक्चर। स्कल्पचर, मूर्तिकला को भी देखते हैं, तो मूर्तिकला इनिशियल स्टेज पर अगर देखें तो भाई मूर्तिकला पर क्या, हेलेनिस्टिक आर्ट्स का बहुत बड़ा प्रभाव था। हेलेनिस्टिक आर्ट्स कौन लेके आए थे? इंडो ग्रीक। तो ग्रीक, इसे ग्रीको आर्ट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पेंटिंग्स, पेंटिंग, चित्रकला। चित्रकला की बात अगर करते हैं तो चित्रकला वो कला है जो सबसे इनिशियल स्टेज पर डेवलप हुआ था। ये सबसे पहला अगर कोई कला आया था वो क्या था? चित्रकला आया था, पेंटिंग आया था। कैसे? कि मध्य पाषाण काल में एक गुफा का नाम आप लोग सुनते हो कि भीमबेटका। भीमबेटका में तमाम गुफा चित्रकला, पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स बनाई। तो वो जो पेंटिंग्स होता है ना, जो चित्रकला होती है ना, कि जब हमारे पास शब्द नहीं थे, लिटरेचर नहीं था, स्क्रिप्ट नहीं था, तो हम क्या किए? चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को हमने लोगों तक पहुंचाया। यानी जो कुछ हम सोचते थे, जो कुछ हम देखते थे, उसे चित्र बना दिए। तो अगर आप भीमबेटका का चित्रकला को देखें तो क्या है? उसमें हंटिंग करने का भी, यानी हंटिंग, डांसिंग, यानी हर तरह के वहां पर क्या, रेस, प्लेइंग, सब चीज का, सिंगिंग, तो हर चीज का एक तरह से वहां पर चित्रकारी की गई है। यानी जब उनके पास लिटरेचर नहीं था, अपना स्क्रिप्ट नहीं था, तो उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने अपनी भावनाओं को पेंटिंग के माध्यम से वहां पर उकेर दिया। और वही पेंटिंग हमें ये बतलाया कि मध्य पाषाण काल के लोगों के जीवन में एक स्थायीपना आ गई थी, एक स्टेबिलिटी आ गई थी। क्योंकि अगर वहां पर दिखाया गया चित्रों में कि अगर लोग हाथ पकड़ के डांस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कम्युनिटी लाइफ को शो कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। हंटिंग कैसे करे? तो फेंक के मार रहे हैं। तो ये सब चीजें उन्होंने क्या दिखाया कि वो किस तरह का जीवन जी रहे थे, उसी जीवन को उसने अपने चित्रों में माध्यम से बता दिया है। यानी सबसे पहले अगर कोई कला आई, वो आई थी पेंटिंग, चित्रकला आई थी। फिर से पॉटरी, मृदभांड बनाना। तो मृदभांड बना, जैसे जैसे मनुष्य अस्थायित्व की तरफ बढ़ता चला गया, तो धीरे धीरे मृदभांड की भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। फिर से, तो ये सब चीजें क्या है? ये है टेंजिबल आर्ट्स। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेंजिबल आर्ट्स, यानी मूर्त कला। ये जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें जो विजुअल आर्ट्स है, वो दैट इज कॉल्ड मूर्त, यानी टेंजिबल आर्ट्स। अब अगर हम देखें परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो ये क्या है? ये केवल हम परफॉर्म करते हैं, इसको हम देखते नहीं है। एक व्यक्ति आता है तो नृत्य करता है, भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, कथकली हो, कथक हो, बिहू हो, ये क्या करते हैं? लावड़ी हो, ये हमने क्या करता है? हम डांस करते हैं, किसी चीज को हम परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या है? अमूर्त कला है। इसे क्या कहते हैं? अमूर्त कला, यानी इनटेंजिबल, इनटेंजिबल आर्ट, यानी अमूर्त कला। ये क्या कहलाती है? अमूर्त कला कहलाती है।
क्लियर? एक बात और आपके सामने आएगा, लिटरेचर। देखिए धर्म है, क्योंकि भारत धर्म प्रधान देश रहा है, तो धर्म है, लिटरेचर है। अब लिटरेचर किस में रखा जाए? टेंजिबल आर्ट में रखा जाए कि इंटेंजिबल आर्ट में रखा जाए? मूर्त कला में रखा जाए कि अमूर्त कला में रखा जाए? आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक्चुअली क्या, टेंजिबल आर्ट इज द ब्लेंडिंग ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल आर्ट। लिटरेचर is blending of tangible and intangible art। यानी जो लिटरेचर है, साहित्य है ना, उसमें मूर्त और अमूर्त दोनों कलाओं छिपे हुए हैं। कैसे भाई? देखिए, जब कभी कोई थॉट आता है, कोई आइडियाज आता है, कोई स्टोरी आता है, जब हमारे वो मन मस्तिष्क में रहता है, कोई विचार आया, कोई स्टोरी आई, हमारे जब मन में है, विचारों में है, तो वो इनटेंजिबल आर्ट कहलाएगा। लेकिन जैसे ही उसका बुक फॉर्म बनेगा, उसका किताब रूप लेगा, वो क्या हो जाएगा? वो टेंजिबल आर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आप देख सकते हैं, उस चीज को पढ़ सकते हैं। तो लिटरेचर क्या है? लिटरेचर में दोनों चीजें हैं, दोनों कला का मिश्रण है, टेंजिबल आर्ट और इनटेंजिबल आर्ट। फिर से रिलीजन है, रिलीजन में अलग अलग आप देखें, ब्रह्म इंडस वैली रिलीजन से लेकर आप वैदिक पीरियड वगैरह से देखते हैं, बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, ब्राह्मणिकल सिस्टम है, सब कुछ सारा यहाँ धर्म है। आप जानते ही हैं कि भारत धर्म प्रधान देश है, और भारत में हर तरह के धर्म आज भी हैं, हर प्रकार के धर्म है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर प्रकार का। जैसे कहते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। भारत इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता है। लैंग्वेज कई है, भाषाएं कई हैं, खान पान अलग अलग जगहों पर अलग अलग, अलग अलग समुदायों का अलग अलग प्रकार का है। उत्तर भारत का अलग है, दक्षिण भारत का अलग है, बंगाल का अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अलग खाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल फूड्स हैबिट भी होता है उनका। जैसे केरल में चले जाएंगे तो इडली डोसा उपमा, अगर आप बंगाल में चले गए माछ भात खाते हैं। अब एक बात और जान लीजिए कि जहां पर जिस चीज की अधिकता में उत्पादन होता है ना, वो उसी तरह का वहां का फूड हैबिट डेवलप हो जाता है। जैसे नारियल के तेल हर जगह यूज होगा, नारियल हर जगह यूज होगा। साउथ में जाएंगे तो नारियल की पानी पीते हैं, नारियल का तेल खाते हैं, नारियल का चटनी खाते हैं, हर चीज नारियल। क्यों? नारियल का प्रोडक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है। अगर बंगाल में जाते हैं माछ भात, माछ भात मतलब मछली और चावल दोनों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, माछ भात है। महाराष्ट्र में जाते हैं तो आप क्या खाते हैं? पाव खाते हैं, बड़ा पाव, छोटा पाव, मझिला पाव, इधर पाव उधर पाव, पाव ही पाव खाते हैं आप, क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन जो ये गेहूं चावल का प्रोडक्शन उतने लेवल पर नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में आते हैं तो दाल चावल रोटी सब्जी ये सब खाते हैं। अगर पंजाब की तरफ जाते हैं तो पराठा खाते हैं, हर बात में पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, प्याज पराठा। अब क्या है, जहां पर जिस चीज की अधिकता होती है उस तरह की संस्कृति डेवलप होती है। ठीक है, तो अब ये चीज आ गई। अब हम जाइए देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट। एक दूसरा पॉइंट देखें, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर, यानी कला और संस्कृति का महत्व, मानवीय जीवन में महत्व क्या है, जो जानना जरूरी है। क्योंकि अगर महत्व आप नहीं समझोगे तो क्या लिखोगे आंसर, कैसे रिलेट करो, कोरिलेट करोगे इसे, एक मानवीय जीवन से कैसे इसको आप जोड़ोगे। तो अगर इसको समझे तो देखिए, इस तरह समझिए, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर, यानी कला और संस्कृति का महत्व। तो पहला महत्व देखिए, पहले महत्व की बात अगर करें तो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। पहला क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, यानी भावनाओं की अभिव्यक्ति, भावनाओं की अभिव्यक्ति। यानी कला क्या सिखाती है? इंसान क्या करता है? अपने भाषा, अपने विचार, अपने अनुभव को व्यक्त करने का एक सुंदर तरीका क्या कैसे करता है? कला के माध्यम से। यानी अभी कला जिसके अंदर, जैसे जो व्यक्ति कलाकार होता है, अगर कलाकार को अगर देखे, नायक को देखे, नायिका को देखे, तो क्या करता है? वो सुखांत और दुखांत दोनों कहानियों को एक साथ क्या कर देता है? एक्सप्रेस कर देता है।
आप पिक्चर हॉल में बैठे हैं तो हर तरह की है, कहीं सुखांत स्टोरी चल रही तो कुछ देर के बाद दुखांत स्टोरी चल रही है, और नायक उसको एकदम बाखूबी प्रभावशाली तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, आपके सामने रख रहा है, आपको ताली मिल रहा है। नेता अपनी भावनाओं, अपने विचारों को मंच के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से बोलते हैं, जिससे कि लोग एकदम भाव विह्वल हो जाते हैं। तो एक क्या देता है, आपका इमोशन और उसको एक्सप्रेस कैसे करना। दूसरी चीज, इनहेंस क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। आपकी रचनात्मकता और आपकी सोच, आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है, वृद्धि करता है। कला क्या करता है, आपकी सोच, आपकी रचनात्मकता, आपकी भावना को बढ़ावा देता है कि इंसान में नई विचार, नई सोच कैसे डेवलप होती, धीरे धीरे डेवलप हो, तो कला के माध्यम। पहले कुछ लिखा, फिर समझा कि नहीं, इसको और अच्छे से लिखा जा सकता है। तो आपने जब राइटिंग स्टार्ट की, लिखा, कुछ सोचा, उस विचार बनाया, विचार बनाने के बाद धीरे धीरे उसमें इसको और ऐसे किया जा सकता है, इसमें ऐसे और किया जा सकता है, इसमें कुछ चीजें और जुड़ी जा सकती है। तो इस तरह क्या करता है कि आपकी रचनात्मकता को बढ़ाता है, आपकी कल्पना शक्ति को एक नई उड़ान देता है, तो कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट, सोशल अवेयरनेस। यानी सामाजिक जागरूकता। क्या चीज? सामाजिक जागरूकता। अब सामाजिक जागरूकता कैसे बढ़ाया जाता है भाई? कला के माध्यम से। तो देखिए, चित्रकला, संगीत है, नाटक है, इससे क्या करते हैं, इससे जो समाज में फैली विसंगतियां हैं, समस्याएं हैं, उसको नाटक के माध्यम से, उसको चित्रकारी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना। जैसे नुक्कड़ नाटक है, किसी जब देखते हैं, आप बहुत देखे होंगे कि जब कभी भी कोई ऐसी तरह के महामारी टाइप की चीज आती है तो लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से हम समाज की समस्याओं को समाज के लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके निवारण के लिए जागरूक करते हैं कि इससे अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे आप बच जाएंगे। ये सब कला के माध्यम से होता है। फिर सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना। फिर से एजुकेशन एंड लर्निंग। एजुकेशन एंड लर्निंग, शिक्षा और सीख, दोनों चीजें मिलती। शिक्षा और सीख, मानचित्र के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से हम शिक्षित भी कर सकते हैं दूसरे को। भाई हम पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पढ़ा रहे हैं, चूंकि बोर्ड है, इस पर लिख रहे हैं, सुंदर लग रहा है, नीला पीला कलर यूज कर रहे हैं, इट इज द आर्ट। शिक्षा भी मिल रही है और सीख भी मिल रही है कि नई चीजों को कैसे अडॉप्ट करना है। और जो चीज समय के साथ परिवर्तित होते हुए जो नई चीजें आती हैं, उसको लोग को सीखना चाहिए। वो आपको इनहेंस करेगी, आपका जो वैल्यूज को इनहेंस करेगी, आपके जीवन जीने के तरीके को इनहेंस करेगी। नई परिवर्तन को अडॉप्ट करना। तो एजुकेशन और लर्निंग दोनों चीजें हैं कला, दोनों चीजों को बढ़ावा देती है। एजुकेशन एंड लर्निंग, सोशल यूनिटी एंड आइडेंटिटी। सोशल यूनिटी एंड आइडेंटिटी, यानी सामाजिक एकता और पहचान, कला दोनों चीज देती है। सोशल यूनिटी कैसे डेवलप करती है, सामाजिक एकता कैसे डेवलप करती है? तो सामाजिक एकता के लिए तीज है, त्योहार है, मेला है, उत्सव है, गेम्स है, ये सब क्या करता है, एक तरह से समाज को जोड़ने का काम करता है। मेला में ऐसा तो होता नहीं कि एक ही समुदाय के लोग जाते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। कोई खरीदार है, कोई विक्रेता है, कोई बेच रहा है, कोई अपनी चीजों को बना के ला रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर गोरखपुर महोत्सव हो रहा है, लखनऊ महोत्सव हो रहा है, तो महोत्सव क्यों लगाया जाता है? इस लगाया जाता है कि जिससे कि क्या हो, सोशल यूनिटी और आइडेंटिटी दोनों चीज डेवलप की जाए, कि ये राज्य का या इस प्रदेश की ये आइडेंटिटी है, ये कलाकारी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे देख रहे हैं आप, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, उस जिले की पहचान बताती है, और प्लस आपके आर्थिक लाभ भी मिलते हैं।
तो किसी भी राज्य की एक आइडेंटिटी होती है, वो तो उस राज्य की कल्चर ही उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, उसकी भाषा ही उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, उसकी फूड हैबिट्स ही उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, और इससे सोशल यूनिटी भी डेवलप होती है। मेला, त्योहार, तीज, फेस्टिवल, गेम्स सब होते हैं। गांव के लेवल पर जाइए तो कबड्डी हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, हर जगह, हर लेवल पर, तो बड़े लेवल पर हो रहे हैं। उससे सोशल यूनिटी भी डेवलप होती है। फिर से प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी यानी व्यावसायिक अवसर। व्यावसायिक अवसर तो है ही है, डिजाइन करना, किसी चीज डिजाइन करना, फिल्म बनाना, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, राइटिंग, ड्रामा, सब क्या करना है, ये सब क्या है, अवसर देता है आपको। आप अच्छे राइटर हैं, लिखेंगे तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा, उससे भी पैसा मिलेगा। अच्छी बुक अगर आपने लिख दिया, समाज में गया, तो उसकी अगर हाई सेलिंग है तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। डिजाइन कर रहे हैं, एनिमेशन चल रहा है आजकल, यानी पढ़ाने के लिए भी एनिमेशन, यानी जटिल से जटिल विषय को आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सके, स्टूडेंट को सिखाया जा सके। हर चीज को आप जैसे डिजिटल फॉर्म पढ़ते हैं तो पहले क्या होता, पहले अगर पढ़ाते समय होता है कि अगर मैप बनाए तो हम मैप बना रहे हैं, अब क्या है, हम जाएं और मैप इस पर खोल दें, यानी क्लियरली आपको हर चीज यहाँ पर दिखने लगेंगी, और उसमें हर तरह के फायदा, यानी कला और संस्कृति आपको एक तरह से प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी या कैरियर भी प्रदान कर रहा है। कल्चर एंड हेरिटेज, अब नेक्स्ट कल्चर एंड हेरिटेज, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज, यानी संस्कृति और विरासत को संरक्षण करना, यानी परंपराओं को संरक्षण करना, विरासत को संरक्षण करना। अब एक सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका ये है कि अगर अशोक ने पिलर्स बनवाया था और पिलर्स पर अपनी लिपि को लिखवा के, ये अलग बात थी कि अशोक ने उन पिलर पर राजाज्ञा और अपने प्रजा के लिए मैसेज दिया था, लेकिन उसी मैसेज को, उसी भाषा को जब जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में रिवील किया, तब हम समझ पाए कि कोई राजा भी था, कोई मौर्यन सम्राट भी था अशोक, कोई चंद्रगुप्त मौर्य भी था। अगर वो लिपि नहीं, अगर उस समय अशोक ने नहीं खुदवाया होता वो लिपि, तो हम आज तक नहीं जान पाते कि अशोक कोई मोनार्क था। फिर से इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही ले लीजिए, कितना इंजीनियर्ड और हाईली इंजीनियर्ड एक हमारी सभ्यता भी थी। अगर ये सब चीजें विरासती में रुका नहीं होता, संरक्षित नहीं होती, तो आज हम जान नहीं पाते ये सब चीजें। तो ये विरासत जो चीजें होती है ना, वो एक तरह से क्या करती है, हमारी परंपराओं को बताती है, हमारे डेवलपमेंट को, हमारी सबको, एक संस्कृति को एक तरह से पीढ़ियों तक, दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो आर्ट एंड कल्चर का इसने देखा कि आपने इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर, इसके महत्व क्या है, तो महत्व ये है, क्लियर, जैसे कि एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, इनहैंसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, सोशल अवेयरनेस, एजुकेशन, ये सब चीजें क्या है, इंपॉर्टेंस। और इन्हीं इंपॉर्टेंस को जब आप अच्छे से समझ लेंगे, तो समझ के तो फिर से आपके मेंस के आंसर में इजीली ये इनकॉर्पोरेट हो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी आप पर सामने रखा आर्ट एंड कल्चर का महत्व और आर्ट एंड कल्चर पढ़ते के। ठीक है, अगले बार हम मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद।